Students, hello students, this is Mukesh Kumar and today we are going to start lecture number 3 of unit 2nd. In this unit we will discuss about the strategy and policies. As in the previous lecture, we discussed about the management by objectives and all the things like planning for the management. So in this lecture we will discuss about the strategy and policy. What is the strategy? In the strategy, some writers include both the endpoints and measure means of achieving them. मीन्स स्ट्रेटेजी में कुछ राइटर्स हैं, उन्होंने जो वे है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का, वो प्लस आपके ऑब्जेक्टिव दोनों चीजों को मेंशन किया था किसी भी फर्म की स्ट्रेटेजी को मेंशन डिफाइन करने के लिए। बाकी लोगों ने इसको अलग से डिस्क्राइब किया। तो अगर कॉन्सेप्चुअली अपन देखते हैं तो स्ट्रेटेजी प्लानिंग इज वेरी सिंपल। एनालाइज द current and future environmental situation, assess the firm's capabilities, determine the direction of the firm, and develop means of achieving the mission. That means एक ऐसा प्रोसेस जो एनालाइज कर सके करंट और फ्यूचर एनवायरमेंटल सिचुएशन को, असेस द फर्म्स कैपेबिलिटी, फर्म की जो कैपेबिलिटीज है उनको एक्सेस कर सके, जो डायरेक्शन है अपने फर्म की उनको डिटरमाइन कर सके। दैट मीन्स आपका मिशन है उसको माइंड में फोकस रखे, एंड डेवलप मीन्स ऑफ अचीविंग द मिशन, और जो अपना का मिशन आपके माइंड में है उसे अचीव करने की कोशिश करें। तो जो आपका मिशन या ऑब्जेक्टिव रहता है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारी जो भी करंट एंड फ्यूचर एनवायरमेंटल सिचुएशंस हैं, फर्म की कैपेबिलिटीज है, दैट मीन्स रिसोर्सेज है हमारे पास, उन सबको यूटिलाइज करके किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए जो हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं वो प्रोसेस है आपका स्ट्रेटेजी। Determination of mission is done periodically and mission remains the same for many years. So strategies are more dynamic and everywhere a part of annual plan strategy is explicitly stated. मोस्टली आपका मिशन है वो हमेशा फिक्स रहता है या फिर काफी लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए आप एक मिशन बनाते हैं तो वो काफी सालों तक एज इट इज सेम रहता है। बट स्ट्रेटेजी है वो अपन हर साल नहीं बनाते हैं कि हमने इस साल अपना मिशन है वो अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजी फॉलो की थी उन स्ट्रेटेजी से हम अपने मिशन के कितना करीब पहुंचे। अगर हमें लगता है कि हाँ हमारी स्ट्रेटेजीज में कुछ प्रॉब्लम है तो हम किस तरह से उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम अपनी स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव करते रहते हैं। अब हम देखते हैं आगे स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्रोसेस क्या है। तो दैट मीन्स सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका इनपुट। द गोल इनपुट ऑफ वेरियस क्लेमेंट्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी असर्टेन। सबसे पहले हमें अगर इनपुट के बारे में समझना है तो इनपुट आपका क्या रहेगा कि कोई भी आपकी स्ट्रेटेजी प्लानिंग है तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो हमें क्लियर होना चाहिए, वो उसे समझना चाहिए कि व्हाट इज द डिमांड एंड व्हाट वी वांट टू डू। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एंटरप्राइज प्रोफाइल। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर है, गोल क्लियर है, तो सेकंड थिंग है एंटरप्राइज प्रोफाइल है वो हमें क्लियर होना चाहिए। एंटरप्राइज प्रोफाइल गिव्स वेयर द कंपनी इज प्रेजेंटली, कि अभी कंपनी की क्या पोजीशन है। इट आल्सो गिव्स प्रेजेंट कंपिटिटिव सिचुएशन इन द इंडस्ट्री एंड द पोजीशन ऑफ द कंपनी इन इट। ये आपके आसपास के एनवायरनमेंट में जो कंपिटिटिव एनवायरनमेंट है वो क्या चल रहा है और उस कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में आपकी कंपनी है वो कहाँ स्टैंड करती है, तो वो आपका क्या हो गया एंटरप्राइज प्रोफाइल। तो वो आपका क्लियर होना चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। ओरिएंटेशन ऑफ टॉप मैनेजर। द एंटरप्राइज प्रोफाइल इज सेप्ड बाय पीपल स्पेशली टॉप मैनेजर। दैट मीन्स कौन बनाएगा उसको, तो जो बनाने वाले हैं वो है आपके टॉप मैनेजर। दे सेट द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एंड दे डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फर्म। वो ऑर्गेनाइजेशन का एक एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, वो सेट करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि डायरेक्शन, कि आपकी जो फर्म है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। तो उसके लिए वो स्ट्रेटेजी और अपनी पॉलिसीज हैं वो मॉडिफाई करते हैं या फिर बनाते हैं।
तो मेनली अगर हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, तो उसमें आपके पॉइंट्स जो हैं, आपके इनपुट्स, जो आपका गोल होना चाहिए, एंटरप्राइज प्रोफाइल, आपकी फर्म है वो कहाँ स्टैंड करती है उसके बारे में पता होना चाहिए, और ओरिएंटेशन ऑफ टॉप मैनेजर्स, मैनेजर जो हैं आपके टॉप लेवल के, वो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका किस डायरेक्शन में किस तरह से जाना तय हो सकता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द पर्पस, दैट इज मिशन एंड मेजर ऑब्जेक्टिव्स। तो अपना पर्पस क्या होगा या अपना मिशन क्या है? स्ट्रेटेजिक इंटेंट, strategic intent is the commitment to win in the competitive environment. दैट मीन्स आपका जो भी competitive environment है वहां पे आपको जीतने है, इस चीज के लिए आप एक अपने मन के अंदर ठान लेते हैं कि हाँ, हमें इस कंपटीशन में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल आउट करने हैं या इस कंपटीशन को हमें जीतना है। सम कंपनीज मेक इंटेंट स्टेटमेंट, तो कुछ है वो जीतने के लिए या फिर स्ट्रेटेजी दिखाने के लिए अपने स्टेटमेंट बनाते हैं। Author gave the example of Komatsu, Encircle, Caterpillar, Canon, Beat Xerox। तो दैट मीन्स वो अपने कंपिटिटर्स हैं, उन कंपिटिटर्स को किस तरह से डिमोटिवेट कर सकते हैं या फिर किस तरह से वो अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं। तो वो भी इनकी एक स्ट्रेटेजी है कि वो अपने स्टेटमेंट के थ्रू अपने दूसरे कंपिटिटर्स हैं उनको नीचा दिखाए। एंड होंडाज इंटेंट टू बिकम एन ऑटोमोटिव पायनियर, a second Ford. That means it was clear for the Honda that Ford also has a brand value or the tag that no one can achieve. So he told in his intent statement that we want to become an automotive pioneer, like a second Ford. The intent statement is stable over time and focus on the essence of winning. It requires effort and commitment of all the person in the organization. तो इसलिए ये सारी चीजें हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज की, सारे स्टाफ की, हर एक पर्सन का जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वॉल्व है। देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, demographic, geographic, technological, and industry, that means competition, development are to be monitored and pertinent information is to use in strategic planning. तो दैट मीन्स आपकी सारी चीजें हैं जो भी आप अगर प्लानिंग बनाने जा रहे हैं तो इन सब बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल अप्रोचेज क्या है, लीगल एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं, डेमोग्राफिक इफेक्ट क्या है, जियोग्राफिक इफेक्ट क्या है। तो दैट मीन्स इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही हम अपनी स्ट्रेटेजी है वो प्लान कर सकते हैं। ये आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था। अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें तो इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या है, ए फर्म्स रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज आर टू बी अंडरस्टूड बिफोर द स्टार्ट ऑफ इट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एफर्ट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपके जो अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं इंडस्ट्री के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड अदर ऑपरेशंस, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंसिंग आर टू बी आइडेंटिफाइड। दैट मीन्स क्या है अपने पास और क्या नहीं है, उन चीजों का अपने को अच्छे से पता क्लियर होना चाहिए। इंटेंजिबल एसेट्स एंड देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ इन कम्पिटिटिव सिचुएशन आर टू बी डिटरमाइंड। तो जितने भी अपने पास एसेट्स हैं उन सब एसेट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने कम्पिटिटिव मार्केट में उन एसेट्स को यूज कर सकते हैं और हमारी करंट कम्पिटिटिव सिचुएशन के अंदर क्या स्ट्रेंथ है। अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज, जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उस स्ट्रेटेजी को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए, जो कि एक हो सकती है, दो हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है, कि बाई चांस हमें अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज नॉन एज अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज। देन स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, जब हम स्ट्रेटेजी बना लेते हैं तो फिर उसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट, कम्युनिकेटिंग स्ट्रेटेजीज टू ऑल की डिसीजन मेकिंग मैनेजर,
जो भी ये डिसीजन लेने वाले मैनेजर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी के साथ उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहिए। सेकंड, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। जब आप डेवलप कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपकी सारी प्लानिंग है, उसकी बाउंड्रीज हैं, वो आपको डिफाइन कर देनी चाहिए। नंबर 3, ensuring that action plan contribute to and reflect major objectives and strategies। जो आपने पॉलिसी बनाई है उसके अंदर आपका एक्शन प्लान भी शो होना चाहिए, प्लस आपका ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी है वो दोनों उसके अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तभी आपके जो भी एम्प्लॉयज हैं या फिर जो स्टाफ है उनको पता रहेगा कि हमें कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। रिव्यूइंग स्ट्रेटेजीज फॉलो रेगुलरली। टाइम टू टाइम हमें स्ट्रेटेजीज हैं उनको फॉलो भी करना होगा कि हम अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वर्क करने के ऊपर हमें कितना बेनिफिट हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। डेवलपिंग कॉन्टिजेंसी स्ट्रेटेजीज एंड प्रोग्राम्स। जैसे आपको पहले बताया था कॉन्टिजेंसी स्ट्रेटेजी या कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट है, दैट मीन्स आपके फ्यूचर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसके बारे में हम किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं। तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी या स्ट्रेटेजीज बना के रखनी चाहिए कि किस तरह से फ्यूचर के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व करने के लिए दूसरी स्ट्रेटेजी है उनको फॉलो कर सकते हैं। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फिट स्ट्रेटेजिक नीड्स। अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी अनबैलेंस्ड है या डिस्टर्ब है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, कि कुछ वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, कुछ वर्किंग कल्चर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो दैट्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट वी कैन चेंज so that our strategy can be fulfilled successfully। Continuing the emphasize planning and implementing strategy। हमारी प्लानिंग जो है उसको हमें कंटिन्यूअसली एक्सप्लेन करता रहना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी को, ताकि हमारी सारी चीजें हैं वो क्लियर रहें और उनको हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकें। क्रिएटिंग ए कंपनी क्लाइमेट दैट फोर्सेज प्लानिंग। कंपनी में एक ऐसा एनवायरनमेंट या क्लाइमेट हमें क्रिएट करना चाहिए कि जो आपकी प्लानिंग है उनको कंटिन्यूअसली फोर्स करे कि हमारी इस प्लानिंग को हमें कंप्लीट करना है, हमें इसको अचीव करना है हमारे गोल को। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये सारी अगर अपन स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हैं तो हम सक्सेसफुली अपनी स्ट्रेटेजीज है उनको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिसीज। पॉलिसी क्या है? पॉलिसीज आर गाइड टू थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग। They reflect and interpret objectives and guide decisions to achieve the objectives। आपकी पॉलिसी है वो एक ऐसी गाइड है जो आपको डिसीजन लेने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करती है। उनके अंदर रिफ्लेक्ट होता है आपके ऑब्जेक्टिव या गाइड डिसीजन जो आपको अचीव करने हैं। तो उन सब के लिए आप एक पर्टिकुलर पॉलिसी बनाते हैं जो कि कभी चेंज नहीं होगी। They establish the framework of planning programs। They establish limit और boundaries। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिमिट और बाउंड्रीज। जो भी आप प्लान बना रहे हैं उसकी आपको लिमिट भी पता होनी चाहिए कि कहाँ से कितनी अपन इसमें पॉलिसीज है अपनी कि कितना अपन काम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। वेयर प्लानिंग प्रीमिसेस प्रोवाइड द ऑपरेशनल बैकग्राउंड। तो दैट मीन्स अगर अपने को रियलिटी पता होगी तभी हम ऑपरेशनल बैकग्राउंड है वो क्रिएट कर सकते हैं। पॉलिसीज देमसेल्व्स आर प्लान्स। ये भी एक प्लान का ही पार्ट है। दे आर आल्सो द रिजल्ट ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जब हम प्लान बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और डिसीजन ले लेते हैं तब हम उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाते हैं। तो ये प्लानिंग का और डिसीजन मेकिंग का ही रिजल्ट है। पॉलिसीज आल्सो हैव लेवल्स। ए पॉलिसी कैन बी मेजर्ड एज दैट ऑफ फाइनेंसिंग ग्रोथ थ्रू retained profits। Policies can be categorized as originated policy, appealed policy, implied policy and externally imposed policy। तो इन सब में इसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। The most logical way of policy setting is that originated by managers at a certain level for the express purpose of guiding their decision and the decisions of their subordinate in the operations of business। अगर हम पॉलिसी सेटिंग का मोस्ट लॉजिकल वे अगर डिफाइन करते हैं तो वो है आपके मैनेजर्स का एक सर्टेन लेवल के ऊपर एक्सप्रेशन, पर्पज ऑफ गाइडिंग देयर डिसीजन, जो कि उनको डिसीजन लेने हैं उनको गाइड करना और उनके वो डिसीजन है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बताना ताकि वो उनको अच्छे से फर्म के ऑपरेशंस में यूज कर सके। द डिसीजंस मेड बाय सुपरवाइजर सुपीरियर्स इन द ऑन प्रॉब्लम्स
refer to them can develop into policies and such policies are termed as appealed policy. जो डिसीजन है सुपीरियर ने बनाए थे वो प्रॉब्लम की वजह से बनते हैं और उनकी वजह से वो पॉलिसी बनाते हैं, तो वो पॉलिसी जो है वो कहलाती हैं आपकी अपील पॉलिसी. Many times policies develop from the action that people see about them. If a company talks of high quality in speeches and slogans, but is frequently producing and selling shoddy goods, people working in the company assume that poor quality is the policy of the company. तो दैट मीन्स ये भी एक पॉलिसी हो सकती है कि हाँ, कंपनी स्लोगन में बहुत अच्छा दिखा रही है कि हम अपना प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं और हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में, बट एक्चुअली वो प्रोडक्ट है वो बना रहे हैं बहुत गंदी बेकार क्वालिटी का. तो जो उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं तो वो ये सोचेंगे कि हाँ, ये जो अभी कंपनी है ये काम कर रही है, ये इसकी एक पॉलिसी है. तो दैट्स द एम्प्लॉयड पॉलिसी. तो एम्प्लॉयड पॉलिसी emerged from instance where stated policy is not enforced. Government, trade associations and trade unions impose certain policies on the organization. तो कुछ गवर्नमेंट भी हैं, ट्रेड एसोसिएशंस भी हैं, ट्रेड यूनियंस भी हैं जो कि कुछ फिक्स पॉलिसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पोज करती हैं कि आपको इन पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा. गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव पॉलिसीज. नॉर्मल जो आपकी गाइडलाइंस हैं इफेक्टिव पॉलिसी के लिए, पॉलिसी शुड बी रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड प्लान. पॉलिसी में आपका प्लान और ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट होना चाहिए. पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट. पॉलिसीज हमेशा आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए. पॉलिसी शुड बी फ्लेक्सिबल so that we can change them as per our requirements. Policy should be distinguished from rules and procedures. पॉलिसी को हमें डिफरेंट दिखाना है कि आपके जो रूल हैं और जो प्रोसीजर है उनसे आपकी पॉलिसी किस तरह से अलग हो सकती है. पॉलिसी शुड बी इन राइटिंग. लिखित होनी चाहिए वर्ड्स में. पॉलिसी शुड बी टॉट. जो भी अपनी पॉलिसी है वो सभी को बतानी चाहिए, सिखानी चाहिए. एंड पॉलिसी शुड बी कंट्रोल्ड. दैट मीन्स जो पॉलिसी है आपकी वो सभी के लिए कंट्रोल्ड हो. ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोल पॉलिसी है, कुछ भी उसमें लिखा हुआ हो. देन पॉलिसीज इन वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस. कहाँ कहाँ हमारी पॉलिसीज होनी चाहिए और जहाँ हम उनको यूज करते हैं. तो द फॉलोइंग फंक्शनल एरियाज पॉलिसीज आर नाउन जनरली टू गाइड डिसीजन मेकिंग. जहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग के लिए पॉलिसीज को यूज करना पड़ता है. फर्स्ट एरिया आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट. सेकंड प्राइसिंग. थर्ड सेल्स प्रमोशन. फोर्थ distribution channels. Fifth, production and inventory. Then finance, personnel selection and training, that is HRD department. Compensation and employees benefit. तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनके लिए आपके पॉलिसीज हैं उनका होना बहुत ज़रूरी होता है. इनकी वजह से आपके पॉलिसीज की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ होती है, वो फिक्स की जाती है कि अगर आपकी पॉलिसीज अच्छी हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से ग्रोथ करती है. अगर आपकी पॉलिसीज में कमियां हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका स्टाफ, आपका प्रोडक्शन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी सेल्स, हर एक चीज़ उससे इफेक्ट होती है. तो इसलिए हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर अपना पॉलिसीज का कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो दिस इज सफिशिएंट फॉर स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी. एंड थैंक यू सो मच फॉर लेक्चर.